हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो सीरीज़ है वो बिहार पुलिस एग्ज़ाम्स को लेकर के खास करके टारगेट है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आप बिहार पुलिस के अलावा भी किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अलग अलग एग्ज़ाम्स को देखते हुए, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझते हुए यहाँ पे दिया गया। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए और आपने इसे पहले के बाकी के 2 सेट को नहीं सॉल्व किया, ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य है जो कहाँ से मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। और कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, जम्बू द्वीप। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा है। देखिए कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बार मैंने लिया कि आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा दूँगा। तो भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी सीमा है, इसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए मुख्य भूमि का कहने का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारा ये हो जाता है इस तरह से तो ठीक है। तो मुख्य भूमि देखिए कहने का मतलब यहाँ से होता है, और दक्षिण अगर हम लोग अंडमान निकोबार को भी देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है, यहाँ तक भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक फैलेगा। लेकिन मुख्य भूमि का मतलब ये छोर से लेकर के इस छोर तक की मुख्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य भूमि के जो अक्षांश स्टार्ट होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वो टोटल दोनों मिलाकर के ये बनता है। तो करेक्ट आंसर सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसको चुना गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। इसका जो बैठक हुआ था ये दिल्ली में बैठक किया गया था, और इसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था, ये याद रखेंगे, महात्मा गांधी। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कौन सा अनुच्छेद है अभी तक कभी भी यूज़ नहीं आया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। पहला जो आपात होता है 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत जो होता है वो वित्तीय आपात होता है। तो राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा भी है, 3 बार आपको पता ही है, राष्ट्रीय आपात भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे वित्तीय आपात जो अभी तक कभी भी नहीं लगा है। तो 360 यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, 360 अनुच्छेद का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है। तो उस नदी का नाम है अमूर नदी। ठीक है, अमूर नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। थोड़ा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं कि अमूर नदी जो है रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। चीन में अमूर नदी का नाम हिलोंग जियांग है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि हिलोंग जियांग चीन में इसको कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक ड्रैगन। प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं। तो विश्व कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व कानूनी सेवा दिवस। देखिए नेक्स्ट आता है कि एंटोनिम्स आपको बताना है, यानी उल्टा शब्द बताना है। तो किस शब्द का, तो इन्वर्ट जो शब्द है इसका उल्टा आपको बताना है। तो इन्वर्ट शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है आपका जैसे कि पलटना, उलटना, इस तरह से। ठीक है, घुमा देना, बदलाव कर देना। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अगर जैसे ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप, स्ट्रेथन का मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो ये इसका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी को टिक करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह के वर्ड को समझना है तो एसएससी के प्रीवियस ईयर को आप पढ़ लीजिए, बस काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपीटेड रहता है। नेक्स्ट आता है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, यानी कि सोलोमन जो प्रॉमिस है इसका अर्थ क्या होगा। सोलोमन प्रॉमिस जो होता है इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी कि प्लेस। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी हो जाएगा सही आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको बताना है कि बताइए यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक में क्या भराएगा। द डॉक्टर क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड किया, डॉक्टर ने एडवाइज किया हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड, फ्राइड फूड को खाने से उनको रोकने के लिए उनको एडवाइस किया डॉक्टर ने। तो यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे, करेक्ट होगा। ठीक है, एडवाइस किया, सिंपल सा था, आप इसको आसानी से भी गेस कर सकते थे। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वह टोटल कितने हैं, यानी सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या हो जाता है 17, ऑप्शन डी 17। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, बस विश्व पर्यावरण देखेंगे लोग और टिक कर देंगे 5 जून, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस होता है वो प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस सितंबर को और विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा इस तरह के सवाल को, इसलिए कहा जाता है क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार पढ़िए, उसके बाद OMR पे टिक करिए। ऑनलाइन में तो होता है कि चलो भाई चेंज कर लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन पेपर में OMR पर एक बार जो भर गया वो फिर भर गया। चोल काल के दौरान बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। चोल काल में बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजौर में, यहाँ पर हम सी को टिक करेंगे, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। ठीक है, एसीटिलीन ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, एसीटिलीन। नेक्स्ट आता है कि पटकाई पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। पटकाई पहाड़ियाँ जो है वो किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। यहाँ पे हो जाएगा पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल से संबंधित है पटकाई भूमि की पहाड़ी, आपने सुना है, तो ऑप्शन बी होगा। संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में उल्लेख मिलता है, तो इस 12 अनुसूचियों में अलग अलग चीज़ें वर्णन है। तो इस 12 अनुसूचियों में से आपको ये बताना है कि कौन सी अनुसूची जो है राज्यों की राज्यसभा में, यानी संसद के ऊपरी सदन जैसे राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो चौथी अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए क्रिप्स मिशन भारत आया कब था, तो याद रखना इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है मार्च 1942, और ये मिलान करने वाले में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मार्च 1942। और अगर हम यहाँ पे वायसराय का कार्यकाल देखें तो लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था ये 1936 से लेकर के 1943 तक, यानी कि 36 से 43 तक। तो जाहिर सी बात है कि मार्च 1942 जो कि लॉर्ड लिनलिथगो का समय था, तो ऑप्शन सी। और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो भारत छोड़ो आंदोलन, ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको बताना है कि इडियम्स बताना है, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। जैसे कि गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का सबसे पहले समझना होगा कि गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जो बोलने में कुशल हो, बोलने का अच्छा, उसको जैसे अच्छा वक्ता जिसको कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर सी। ठीक है, सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आँख का नीर यानी पानी ढल जाना का अर्थ क्या होता है। आँख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होता है, मुहावरा है। आँख का नीर ढल जाना, इसका अर्थ होता है कि निर्लज हो जाना। ठीक है, निर्लज हो जाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए जो कि आँखों का नीर हो जाए। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय तो पता ही होगा, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय जो कि बाद में लगता है। तो उपसर्ग बताइए कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। निर्वाह, निर्वाह यानी निर जो कि यहाँ पे इसका उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी। वैदिक काल में दृष्टति किस नदी को कहा जाता था, यानी इसका प्राचीन नाम बताइए किस नदी का प्राचीन नाम दृष्टति था। रावी को हम लोग परुसड़ी के नाम से जानते थे, घग्गर यहाँ पे हो जाएगा दृष्टति, व्यास जो है विपाशा के नाम से जाना जाता था, और गंगा तो यहाँ पे है ही। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो शंकराचार्य, याद रखेंगे शंकराचार्य। और रामानुचार्य से याद रखेंगे जो कि याद रखना है,
विशिष्ट दैत्यवाद का जो सिद्धांत है वो रामानुज ने दिया था। नेक्स्ट आता है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। जो भीमबेटका की गुफा है वो तो हम जानते ही हैं कि नॉर्मली पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज जो कि ज़िला है, अब्दुल्लागंज रायसेन में, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो राइट आंसर क्या बनेगा, प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय जो पर्वत है वो किस प्रकार का, तो हिमालय पर्वत को हम लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है, ऑप्शन बी। और वलित पर्वत होता क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं कि वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तब वलित पर्वत बनते हैं। जैसे वलित पर्वत के उदाहरण की बात करें तो हिमालय हो गया, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी पर्वत, एंडीज, अपलेसियन जो पर्वत है, एटलस हो गया, काकेसस, एल्ब्रुज, हिंदकुश, यूराल, ये सभी के सभी जो कि वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है, बात करें तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सही है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये भी सही है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर, लेकिन 10 के पावर 15 रहता तो मीटर वहाँ पे करते, तो यही पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक होता है, ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। तो यहाँ पे गलत हमारा क्या था, ऑप्शन सी, यहाँ पे 12 नहीं 15 होना चाहिए था, और अगर 12 है तो फिर किलोमीटर होना चाहिए था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। एकदम वीवीआई प्रश्न है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। और साथ ही साथ जो 92 अधिनियम है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति भी मिल गई थी। और ये तो आपको पता ही 1909 जो कि आपका निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसे हम लोग लॉर्ड जैसे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट आता है कि मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मैसूर राज्य के बारे में तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा हुई थी, ये भी सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास की संधि के द्वारा, जैसे मैंने आपको याद कराया था कि मद्रास में मंगलश्री, मद्रास में मंगलश्री मतलब कि पहला मद्रास की संधि के द्वारा, दूसरा मंगलौर की संधि के द्वारा, तीसरा जो मैसूर युद्ध है वो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा, इस तरह से हमने याद कराया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट आता है कि टीपू द्वारा नौसेना के आधुनिकीकरण हेतु डॉकयार्ड का निर्माण भी किया गया था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद में किस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया। अभी मैंने आपको हाल ही में 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के मतलब क्वेश्चंस कराए थे, करीब 8 पार्ट मैंने आपको कराया, इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी तक का सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ये 250 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था मोस्टली एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो ये ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, इसका मास्टर वीडियो मैं कल तक कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ, ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जो प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे कवर कराए हुए हैं। ब्रह्मवर्त कहा गया है तो सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए, सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो हम जानते हैं कि 1923 में 1 जनवरी 1923 को हुआ। और असफलता बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जैसे कि बाद में इसको वापस लिया गया था चौरा चौरी कांड के बाद, तो इसकी असफलता के बाद इसका गठन किया गया, क्योंकि ये तो असफल हो गया 1922 में ही, तो इसके बाद इसका गठन हुआ 1923 में स्वराज पार्टी का। तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था।
खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, ऑप्शन ए। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ और इसके द्वारा 1774 में भारत में पहला जो कि उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसके बाद एक आता है आपका जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी पूछा था कि कब हुआ, तो 1784 ये याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो 1919 का अधिनियम है, इसे हम लोग 1909 की बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। 1909 जो है इसे हम लोग मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं और 1919 को चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग इसमें की जा रही थी, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? भारत एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था, ये याद रखेंगे, दूसरी 5 ईयर प्लान में अपनाया था। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी और निजी क्षेत्र का सअस्तित्व होना, इसे कहते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती होती है वो हम किस में करते हैं? विकासशील राष्ट्र के रूप में करते हैं, यानी भारत भी विकासशील राष्ट्रों के रूप में काउंट होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता, तोते हिंद के नाम से इसको जाना जाता था? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को तोते हिंद के नाम से जाना गया, ऑप्शन सी। कव्वाली के जनक माने जाते हैं, खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर याद रखना है, सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, ऑप्शन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यकृत हो जाएगा, याद रखेंगे। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वज़न होता है 1.5 से 2.5 kg के बीच होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा है? CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तान द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी, यकृत प्रभावित होता है। इसके बाद अगला सवाल है कि धान का खैरा रोग या फिर लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, पौधों में होने वाले जो तत्व हैं, कमी के कारण होने वाले रोग हैं, इस पर एक अलग वीडियो है, आप चेकआउट करेंगे तो मिल जाएगा। तो धान का खैरा रोग ये आपका होता है जस्ता, ऑप्शन ए, जस्ता की कमी के कारण। और ट्रिक से भी मैंने याद करा है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सेल नाम जो है वो किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा कि कोशिका में अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति हो तो वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, तो ऑप्शन सी होगा। विटल और फाइमिना किसकी नस्ल है? विटल और फाइमिना किसकी नस्ल है? विटल और फाइमिना जो है वो बकरी की नस्ल है, यहाँ पे ए हो जाएगा, बकरी। संजय डुबरी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी का संबंध मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, शुद्ध वर्तनी अगर किस तरह से सही देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमुदनी। कुमुदनी जो है इस तरह से सही लिखा जाता है, सही वर्तनी आपका ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कंठ है ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ कौन सी है?
तो क वर्ण जो होता है वो आपका कंठ से उत्पन्न होता है, क वर्ण, ठीक है। क ख ग ये सब कंठ से ध्वनियाँ निकलती हैं। ऐसे पादक जिनमें पुकेसर और स्त्री केसर, यानी जो पुरुष जन्नांग और स्त्री जन्नांग, पुकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे उभयलिंगी कहा जाता है, ठीक है। उभयलिंगी ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा था, उभयलिंगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है? देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे हम एक ऑप्शन लेते हैं फूल, फूल हो गया, और एक हो गया, फूल को ही हम लोग कहते हैं पुष्प, ठीक है। दोनों का मतलब तो हम जानते हैं कि दोनों सेम ही है। तो ज्यों का त्यों संस्कृत का ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों कहते हैं, जैसे कि संस्कृत का शब्द हो गया पुष्प, तो पुष्प ये हो गया आपका क्या? तत्सम, पुष्प हो गया तत्सम, ठीक है। फूल का, जैसे कि अगर पूछा है कि फूल का तत्सम रूप क्या है, तो पुष्प का, और फूल खुद क्या है? तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। तो मैंने संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उस तरह से आग और अग्नि की बात करें तो अग्नि संस्कृत की तरह, तो ये आपका हो जाएगा तत्सम, राइट। नेक्स्ट देखिए, आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? आलोक मतलब होता है प्रकाश करना, प्रकाशित करना, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा देखें तो क्या होगा? अंधकार, ठीक है। आलोक अंधकार, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे नहीं गए हैं तो एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल मिल जाएगी जो आपके काम के लिए, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।